हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज हम व्याकरण देख रहे हैं। व्याकरण एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बेसिक से, और टॉपिक वाइज देखेंगे फ्रेंड। तो हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लाइक शेयर करें मिलके। तो चलिए फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने, लिखने का ज्ञान होता है, वही व्याकरण है, उसे ही व्याकरण कहते हैं फ्रेंड। और व्याकरण के विभाग की बात करें तो व्याकरण के 3 विभाग माने गए हैं। पहला है वर्ण विचार यानी अर्थोग्राफी, शब्द विचार, एटोमोलॉजी, और वाक्य विचार, सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार को ही देखेंगे फ्रेंड। तो आइए जानते हैं वर्ण विचार को क्या कहते हैं। वर्ण विचार इस विभाग में वर्ण, उनके आकार, लिखने की विधि, वेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या किया जाता है कि वर्ण के आकार क्या है, लिखने का तरीका क्या है, इनके कितने भेद होते हैं, उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। और बात करते हैं शब्द विचार की। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? इस विभाग में शब्दों के भेद, उनकी व्युत्पत्ति, उनके मेल, रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार की बात करें फ्रेंड, तो वाक्य विचार की, तो इस विभाग में वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों तथा उपवाक्यों के परस्पर संबंध तथा वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई फ्रेंड। वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, और वाक्य विचार। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। वर्ण विचार में इस विभाग में वर्ण और उनके आकार, लिखने की विधि, भेद, उच्चारण आदि पर विचार। शब्द विचार में इस विभाग में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, मेल, रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार की बात करें तो वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों तथा उपवाक्यों के परस्पर संबंध तथा वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो ये रहे फ्रेंड तीनों विभाग की बातें। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार यानी अर्थोग्राफी को। अब फ्रेंड बात करते हैं वर्ण विचार यानी अर्थोग्राफी की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। और छोटी इकाई होती कौन सी है, जान लेते हैं। जैसे आ, का, ज, त, म, न आदि। वर्ण, क्योंकि आ को हम कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्या का को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये छोटी इकाई होती है, इसे तोड़ा नहीं जाता, इसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम सभी जानते हैं, बहुत बार ये प्रश्न भी बना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को कहते हैं। और हमने क्या जाना, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? वर्ण है। अब हम देखेंगे फ्रेंड स्वर को। स्वर को देखेंगे। स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक। तो ये हमारे स्वर कहलाते हैं। और स्वर को ही इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। खैर हम हिंदी देख रहे हैं तो इंग्लिश का कोई मायने नहीं इधर। और व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? तो व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो व्यंजन वर्गों को देखते हैं फ्रेंड। व्यंजन वर्ग में का से लेके हा तक ये व्यंजन वर्ण आते हैं हमारे। तो देखते हैं, का वर्ग में का, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छ, जा, झ, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और ये दूसरा ड़ा है, ढा। ये दोनों द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं, डा और ढा। ता वर्ग की बात करें तो ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। और अंतस्थ में या, रा, ला, वा। उष्म में शा, शा, हा। तीनों सा और हा उसमें व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ, या, रा, ला, वा। तो ये थे फ्रेंड हमारे व्यंजन। अब हम देखेंगे अनुस्वार या विसर्ग, अयोग्य वा कौन कौन कहलाते हैं।
और फ्रेंड ये हमारी 9th 10th की बुक है, और जो भी बीपीएससी, आरपीएससी या ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। और जिनको ग्रामर 0 लेवल से पढ़ना है तो उनके लिए तो रामबाण क्लास है ये। अनुस्वार की बात करें फ्रेंड, अनुस्वार जिस पर अंक बिंदी लगता है, अनुस्वार जिस पर अंक बिंदी लगता है तथा जो बगल में 2 डॉट लगते हैं ये विसर्ग कहलाते हैं, और अंग और आह ये दोनों अयोग्य वाह कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए अयोग्य वाह किसे कहते हैं तो अंग और आह को। इसी तरह 2-2 व्यंजनों के मेल से बने 4 संयुक्त अक्षर भी हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे हमें का बनाया है, का, तो का जो है किस व्यंजन के योग से भी बना है फ्रेंड, सॉरी छा की बात करते हैं तो छा किस व्यंजन के योग से बना है, किसके मेल से बना है, किसको जोड़ने से बना है, तो का प्लस सा, का में सा जुड़ा तो बन गया छा, क्षत्रिय वाला छा है ये। अब बात करते हैं त्रा कैसे बना, ता, तो ता प्लस रा मिलकर त्रा बना, ज्या प्लस इया मिलकर ज्ञा बना, सा प्लस रा मिलकर स्रा बना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए परीक्षा में। अब बात करते हैं फ्रेंड स्वर की। स्वर किसे कहते हैं, थोड़ा सा जुकाम की वजह से दिक्कत है तो आवाज में आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड स्वरों के भेद की, और स्वर की बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं, वह वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वो स्वर कहलाता है। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, री, ए, ओ, अ। स्वरों के भेद को देखते हैं फ्रेंड। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ तथा री। 4 ही ह्रस्व स्वर हैं। तो आप समझ गए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है और उनमें एक ही मात्रा होती है, जैसे आ, ई, उ, री। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर 7 है, और ये 7 टाइप के दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ओ, औ। देखिए सभी में 2-2 मात्राएं हैं। तो एक मात्रा ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा दीर्घ स्वर, दा से दीर्घ, दा से दो। अब बात करते हैं फ्रेंड व्यंजन की। अब बात करेंगे फ्रेंड व्यंजन की। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना ना बोले जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी हमने देखा स्वर स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी वर्ण के सहायता के बोले जाते हैं। अब बात आती है व्यंजन की। तो ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये बिना सहायता के नहीं बोले जा सकते। जब तक वर्ण या स्वरों की सहायता नहीं होगी ये नहीं बोले जा सकते। जैसे का में आ जुड़ा तब जाके का बोल सकते हैं हम। तो इसी तरह खा, गा, घा आदि। और ये संयुक्त होते हैं। जैसे का बनाने में अभी हमने देखा था कि वर्णों के मेल से बनते हैं, बिना वर्णों के मेल से बनते नहीं। तो इसमें का कैसे बना, का में प्लस सा मिलके, सॉरी वो तो संयुक्त अक्षर की बात हो रही थी। का को कैसे बोल सकते हैं हम, का में आ लगा, का प्लस आ, तब जाके का हम बोल सकते हैं, मतलब आ की मात्रा लगी है इसमें, उसके बाद हम का बोल सकते हैं। उसी तरह खा भी और गा भी। तो हमने स्वरों की सहायता लिया तब जाके उच्चारण कर पाए। तो कहने का मतलब यही है कि वर्ण स्वरों की सहायता के बिना हम नहीं बोल सकते हैं। और व्यंजन के 3 भेद होते हैं फ्रेंड। कौन कौन से होते हैं, अस्पर्श, अंतस्थ, ऊष्। अस्पर्श, अंतस्थ, ऊष्। अस्पर्श की बात करें फ्रेंड तो का से लेके मां तक जो भी वर्ण आते हैं वो अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
और एक ट्रिक भी है का देव माँ बसाना। तो का से लेकर माँ तक कितने वर्ड होते हैं फ्रेंड? 25 वर्ड होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्गों में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में विभक्त किए गए हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन की बात करें तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनको ऊष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता के कारण एक प्रकार की गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इन 33 व्यंजन के अतिरिक्त डा और ढा हम बताए ही थे पहले। डा और ढा तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छा, त्रय, ज्ञा, स्रा भी ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड, जो दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो हमने देखा ही था छा कैसे बनता है। तो छा फ्रेंड का प्लस खट्टी छा मिला के छा बनता है, ता प्लस रा मिला के त्रा बनता है, जा प्लस इया मिला के ज्ञा बनता है, और श्रा कैसे बनता है? बड़ा सा प्लस रा मिलाकर श्रा बनता है। अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं इसको। तो फ्रेंड अभी हमने वर्ण विचार को देखा था, अब हम देखेंगे शब्द विचार को। तो शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, जैसे भा प्लस ओ प्लस जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ मिला के क्या बना? भोजन बना। भोजन किन किन समूहों को मिलाकर बना? भा प्लस में ओ की मात्रा लगी, फिर जा प्लस आ मिलकर जा बना, फिर ना प्लस आ मिलकर ना बना, तो भोजन, जैसे भोजन। अब बात करते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की बात करें तो जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है जिन शब्द का अर्थ निकले वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, भागना, मेज आदि। निरर्थक शब्दों की बात करते हैं, जैसे जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वे निरर्थक कहलाते हैं, मतलब उनका अर्थ निकलता ही नहीं है तो निरर्थक है। ना निकले निरर्थक और अर्थ निकले तो सार्थक। ऐसे शब्द या तो किसी विशेष आवाज के सूचक होते हैं, जैसे चर्र। अब चर्र का क्या अर्थ है? चूं, खटर आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्द का ही अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले देखेंगे रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द को देखेंगे तो जिन शब्दों के खंड ना किए जा सके, यदि खंड कर भी दिए गए तो उनका कोई अर्थ ना निकले, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। ठीक, रूढ़ का मतलब एक परंपरा बन गई हो, एक रूढ़ी बन गई हो, कहने की एक रूढ़ी बन गई हो उनके, तो वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, मोर, काला आदि। इन शब्दों के खंड घो प्लस ड़ा, मो प्लस रा, का प्लस ला का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। तो क्या घो का अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा, नाड़ा का ही अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द फ्रेंड रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक की बात करें तो यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हो वे यौगिक होते हैं। इनके शब्दांश सार्थक होते हैं, जैसे देवालय। अब देव प्लस आलय मिलकर देवालय बना है। पाठशाला, पाठ प्लस सा, ये यौगिक कहलाते हैं। 2 शब्दों के या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड योग रूढ़ शब्द की। तो जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, संसद। ठीक है, तो पंकज, पंख प्लस जा मिलके पंकज का मतलब हम सभी जानते हैं कमल।
लेकिन अभी अगर कमल का फूल होता है तो हम उसे पंकज नहीं कहते हैं, हम उसे कमल ही कहते हैं, कमल का फूल ही कहते हैं। तो मतलब वो योग रूढ़ हो गए हैं, है ना, ऐसी रूढ़ी बन गई है उनकी कहने की। और अर्थ तो है ही, पंकज का अर्थ तो निकल ही रहा है, पंकज का अर्थ तो निकल ही रहा है कमल। इसी तरह संसद भी है। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार देखते हैं। तो स्रोत के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। कौन कौन से? देशज, देखिए फिर से, तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। तत्सम की बात कर लेते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत् का मतलब उसके समान, ठीक है, तत् मतलब उसके, और सम का मतलब समान, अर्थात उसके समान। संस्कृत भाषा के समान कहने उसके किसके समान, मतलब संस्कृत भाषा के समान। तत्सम शब्द संस्कृत के हैं और मौलिक रूप में बिना परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूर्य, गृह, आम्र, अग्नि आदि। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव ये सभी जानते हैं। तत्सम का मतलब हमने क्या जाना, संस्कृत के समान। अब तद्भव की बात करते हैं। तो ये संस्कृत शब्दों के विकृत रूप हैं। विकृत का मतलब बिगड़े हुए रूप हैं तद्भव शब्द, और ये इसी रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे सूरज, घर, आम, आग आदि। तो ये रहे तद्भव तत्सम। अब हम देखेंगे देसी और विदेशी। अब देखते हैं देसी यानी देश शब्द को। इस वर्ग के शब्दों का संस्कृत शब्दों से कोई संबंध नहीं, ये भारत के ही हैं। भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं, आदिम निवासियों की भाषाओं में से हिंदी में आए हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, खाट आदि। और बहुत ईजी होता है, एकदम गंवारू भाषा में होते हैं, इसीलिए ये देशज कहलाते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड विदेशी शब्द को। ये वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए, जैसे कार, बैंक, औरत, कुली, स्टेशन, स्कूल आदि। तो मतलब इंग्लिश के ही हैं ये, पर ये विदेश से आए हैं और सेम होते हैं, जैसे स्टेशन, स्कूल, कार, बैंक, औरत, कुली। अब बात करते हैं प्रयोग के विचार से शब्दों के मुख्य 2 भेद। अभी हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, मतलब स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्दों को देखा। अब हम देखेंगे फ्रेंड विदेशी को देख लिए। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं, जैसे लड़का, लड़के, मैं, मेरा, अच्छा, अच्छी। लड़का, लड़के ये लिंग के आधार पर, मैं, मेरा, लड़का, लड़की ये लिंग वचन भी हो गया, लड़का एक वचन, लड़के 2 बहुवचन, मैं, मेरा, अच्छा, अच्छी, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी की बात करें, अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात इनका रूप सदा एक सा रहता है, जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना, परंतु आदि। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दिया, मैं एक बार फिर से देखती हूँ, है ना। विकारी शब्द देखा रहा था। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात इनका रूप सदा एक सा रहता है, जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना, परंतु आदि। अब बात करते हैं फ्रेंड प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद। तो शब्दों के 8 भेद कौन कौन से हैं? 8 भेद कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड वही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये थे फ्रेंड 8 भेद। अब संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण, क्रिया, ये सभी हम जानते हैं। चलिए हम एक लाइन में डिफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले जान लेते हैं विकारी के अंदर कौन कौन आते हैं। विकारी के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं। अविकारी की बात करें तो अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो 4 विकारी हैं और 4 ही अविकारी हैं। आपसे पूछा जा सकता है
संज्ञा कैसा शब्द है, अविकारी है या विकारी है, तो फ्रेंड विकारी है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि हर पुस्तक में इतना डिटेल में नहीं दिया रहता है। चलिए हम एक लाइन में फटाक से डेफिनेशन देखते हैं। बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, किताब, फल, मिठास, सुंदरता आदि। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, तू, कौन आदि। विशेषण, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे काला, सुंदर, मधुर, पीला आदि। क्रिया, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, जैसे पढ़ना, जाना, रोना, दौड़ना, बैठना आदि। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे शीघ्र, धीरे धीरे आदि। संबंध बोचक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, जैसे तक, साथ, नीचे आदि। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, जैसे और, यों, पर आदि। विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो बोलने वाले मन के भाव, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, घृणा आदि को प्रकट करते हैं, जैसे आह, धिक, अरे, हाय, छी आदि। तो फ्रेंड ये रहे हमारे शब्द विचार और वर्ड विचार और अभी देखना है हमें वाक्य विचार को। तो वाक्य विचार हम कल देखेंगे फ्रेंड, और हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं एकदम शून्य से, इसीलिए तो प्लीज़ जो भी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी तो सभी पढ़ते हैं, तो चाहे 9th 10th के हों, जहाँ भी जो भी आपको लगे, जिनको ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धन्यवाद सभी को। मिलते हैं शाम 4 बजे दृष्टि पुस्तक सीरीज में। तब तक के लिए आभार आप सबका, धन्यवाद।